नमस्कार। आजकल लोग एक शख्स की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। कुछ लोग उसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग उसे गांधी बूढ़ा कहते हैं। ये कौन शख्स है हम नहीं जानते, लेकिन इन दिनों हम अपने एक युवा मित्र की बरसगांठ बर्थडे मना रहे हैं। उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। याद रहे, हम उसकी बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी नहीं। एनिवर्सरी उसकी मनाते हैं जो मर जाता है। गांधी मरा नहीं, वो तो मर ही नहीं सकता। और हमें विश्वास है कि वो जिंदा रहकर अगले कई पीढ़ियों को परेशान करता रहेगा। मैंने कहा कि वो युवा है। अभी युवा की क्या पहचान है? युवाओं की फितरत होती है कि वे बूढ़ों को परेशान करें। वो कभी भी कहीं भी परेशान करने वाले एम्बैरेसिंग सवाल पूछ सकते हैं। पुरानी पीढ़ी को जो चीज़ स्टैंडर्ड लगती है, महत्व की लगती है, पवित्र की लगती है, उस पर प्रश्न चिन्ह अंकित करना ये युवाओं का धर्म होता है। इस मोहनदास की बात लीजिए। पहले बार भारत में आता है, उसको एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म मिलता है बात करने के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पर ये बात क्या करता है? ये कहता है कि काशी विश्वनाथ की मंदिर की गलियों में इतनी गंदगी क्यों है, और खुद भगवान है वहाँ पर, तो इतने गंदगी में कैसा रह सकते हैं। वो चंपारण जाता है, वहाँ के किसानों के सवाल को समझने के लिए जा रहा है। जो वहाँ पर खड़ा है, बैठा है, उसके पास से जुलूस गुजरता है। उसमें एक सजा धजा बकरा है, वाद्य बज रहे हैं, लोग मस्त हो रहे हैं। जाहिर है कि मंदिर में बकरे की बलि चढ़ने वाली है। वो उनके साथ जाता है, मंदिर जाता है, लोगों से पूछता है कि भाई अब बकरे की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? लोग जवाब देते ताकि देवता खुश हो। फिर वो पूछता है बकरा बड़ा है या इंसान? बोले हाँ, इंसान। तो अगर आप इंसान की बलि देंगे क्यों नहीं चढ़ाते? फिर तो भगवान ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस बात पर सन्नाटा छा जाता है। फिर वो कहता है कि आप तो खुद देवता के भक्त हैं, आप खुद बलि चढ़ी जाइए। सन्नाटा और गहरा जाता है। फिर कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, मेरी बलि चढ़ाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। आखिर हार कर लोग उस बकरे को छोड़ देते हैं। अब ऐसी जिद, ऐसा नाटक कोई युवा ही तो कर सकता है। शुक्र है भाई, वो 1915 साल की बात है ये। अगर 2020 होता तो हमारे धर्माभिमानी लोग बिल्कुल हमारे धर्म का अपमान किया ऐसा कहकर उसकी बलि चढ़ा देते थे। खैर, हम बात कर रहे थे उसके सवाल खड़ा करने की प्रतिभा पर। इस तरह के सवाल जो खड़ा करता है, उस प्रतिभा को आज के ज़माने में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, विमुक्त अनोखा विचार करने का तरीका। ऐसे ही दिमागों से इनोवेटर्स तैयार होते हैं, नवोन्मेष नवनिर्मिति होती है। ऐसे लोगों को हम इनोवेटर्स कहते हैं। ये लोग मौजूदा मान्यताएं ध्वस्त कर नया कुछ रचने का ढाढ़स रखते हैं। वे लोग ही कोपरनिकस, आइंस्टाइन, कणाद और आर्यभट्ट होते हैं। वे मूलतः और अंततः वैज्ञानिक होते हैं। आइए हम बात करें गांधी और विज्ञान की। देखिए, सिर्फ अनोखे सवाल खड़ा करने से कोई वैज्ञानिक नहीं बनता। उन सवालों को सुलझाने के लिए एक हाइपोथेसिस गढ़ना पड़ता है। उसके तहत परीक्षणों की एक श्रृंखला बनानी पड़ती है। उन प्रयोगों में से निकलने वाले निरीक्षणों को तटस्थ भाव से देखना और उनको अंकित करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। और उनमें से निष्कर्ष निकलते हैं, वे अगर अपने अनुमान के साथ मेल न खाते हो तो अपने प्यारे हाइपोथेसिस को कचरे के डब्बे में डालकर नए सिरे से नई शुरुआत करनी पड़ती है। इसका नाम है विज्ञान। वैज्ञानिक की सच्ची कसौटी वही है कि जो अपने प्रिय सिद्धांतों को, पूर्वग्रहों को, अनुमानों को त्याग कर सत्य की राह पर चलने के लिए अपने आप को बार बार गलत घोषित करने की तैयारी रखे। अपने आप को नए सिरे से नवनिर्मित करने की जिसकी क्षमता हो,
वही सच्चे अर्थ में वैज्ञानिक कहलाता है। कुछ लोग हैं जो ये प्रक्रिया 4 दीवारों के अंदर किस प्रयोगशाला की मर्यादा में करते हैं, अपने निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में इस तरीकों को नहीं अपनाते, उन्हें भी हम वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा जीवन सत्य की खोज में की जाने वाली यात्रा थी। उसने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में खुलकर प्रयोग किए, उनमें जो कुछ भी देखा पाया उसे बेबाक ढंग से सामने रखा। यहाँ तक कि उम्र के किस पड़ाव पर मेरे अपने मन में कामेच्छा जगी। पिता के मृत्यु के समय मैं श्रृंगार में लिप्त था, इन बातों को भी उसने सामने रखा, क्योंकि अपनी पैनी नज़र से छोटी सी छोटी बात भी छूट जाए, ये उसके अंदर के वैज्ञानिक को गवारा नहीं था। इसलिए गांधी यह सच्चा वैज्ञानिक था। वो कभी लकीर का फ़कीर नहीं बना, वो बार बार अपनी मान्यताएं बदलता रहा। एक ज़माने में वह वर्ण व्यवस्था का समर्थक था, अंतर जाति विवाहों का विरोध करता था। वही आगे चलकर कहता है कि अगर छुआछूत यह हिंदू धर्म के नींव में है तो ऐसा हिंदू धर्म मुझे मान्य नहीं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर वह कहता है कि मैं सिर्फ अंतर जाति विवाह, इसमें एक व्यक्ति दलित हो, ऐसे ही विवाहों में उपस्थित रहूँगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। गांधी में जो परिवर्तन हुआ है, यह कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, यह कोई राजनीतिक रणनीति नहीं थी। गांधी इस वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किए, उस मंथन से जो निकला वो नवनीत यह था। इट वॉज द लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ही कैरिड आउट इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, फिर भी शायद अगर आपको गांधी की वैज्ञानिकता से शंका आती है तो चले हम कुछ सीमित अर्थ में विज्ञान को लेकर उनकी बात करें। आप 21वीं शताब्दी के विज्ञान प्रेमी हैं, जाहिर है आप जहरीली कीटनाशकों से के दुष्प्रभाव से वाकिफ़ होंगे। आप बिल्कुल प्राकृतिक खेती के पक्षधर होंगे। आप बिल्कुल खाते हैं वो खान पान में मैदा शक्कर से परहेज करते होंगे। जो भी नेचुरल आता है, ऑर्गेनिक खाना आप खाते हैं। मैदे से बने ब्रेड नहीं खाते, आप होल व्हीट से बना ब्रेड या रोटी खाते हैं। नाश्ते में अंकुरित अनाज खाते हैं। दही और शहद के प्रयोग को आप जरूरी मानते हैं। और हाँ, वो कच्ची सब्जियाँ, वो सलाद, फल, ये तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस आहार को माना जा रहा है, जो प्राकृतिक सब्जी, फल और अंकुरित वाला है वगैरह वगैरह है, उसकी नींव आज कोई 120 साल पहले इसी गांधी नाम के वैज्ञानिक ने रखी थी। उसने खुद ऐसे सारे प्रयोग किए, उसने कई सारे सवाल पूछे उस ज़माने के बायोकेमिस्ट लोगों से कि भैया ये जो मैदा है उसके अंदर से कुछ खाद्यान्य जो है, गुण है, कोई नष्ट तो नहीं होते? जो चक्की पर पिसा जाता है आटा, क्या वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है? उन्होंने ये पूछा कि जिस तेल की घानी से जो तेल निकलता है कोल्ड प्रोसेसिंग से, उसके अंदर वो पोषक तत्व तो बरकरार रहते हैं, और केमिकल हॉट प्रोसेसिंग से जो तेल बनता है उसमें नष्ट होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या आप प्रयोग के आधार पर इसे बता सकते हैं? और जब किसी भी वैज्ञानिक ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए तो उसने अपने जीवन में प्रयोग किए, आश्रमवासियों के जीवन में प्रयोग किए, इतना कि बेचारे आश्रमवासियों को एकदम कड़ू नीम के चटनी और बिना नमक की सब्जियां खानी पड़ी। देखो, वैज्ञानिक लोग आपको मालूम है कि थोड़े बहुत पगले होते हैं, और गांधी तो बहुत पगला था, छोटा मोटा पगला नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में भी अगर आप नमक और चीनी से दूर रहने की सलाह को वैज्ञानिक मानते हैं तो आपको मानना होगा कि इस बात को बहुत पहले साबित करने वाला, प्रयोग करने वाला आदमी मोहनदास करमचंद गांधी था। जितने ज़बरदस्त प्रयोग उन्होंने आहार में किए, उतने ही ज़बरदस्त प्रयोग उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए। गरीब से गरीब आदमी को स्वास्थ्य का लाभ हो, स्वास्थ्य स्वराज मिले, किसी के ऊपर उसका अवलंबन न बढ़े, इसके लिए उसने एक नया तंत्र ऐसा खरीदा, ऐसा टेक्निक ईजाद किया, जिसमें हमें जो प्रकृति से मुफ्त में विरासत में पंचमहाभूत मिलते हैं, उन्हीं का उपयोग कर अपने ऊपर नियंत्रण रख हम स्वास्थ्य का लाभ कैसे कर सकते हैं। दुर्भाग्य से गांधी के बाद किसी प्रतिभावान व्यक्ति ने इस धागे को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी याद रहे कि आज का आधुनिक विज्ञान
निसर्गोपचार के दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों की पुष्टि करता है। एक सिद्धांत जो कहता है कि ज़्यादातर रोग बीमारियों की जड़ कब्ज में है। अगर हम अपने पाचन संस्था को प्राकृतिक तरीके से या किसी फिजिकल तरीके से साफ करते हैं, साफ रखते हैं, तो हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर हम निसर्गोपचार के ढंग से उपवास करते हैं तो शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स दूर फेंकने की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया बिल्कुल तेज हो जाती है और उससे हमें स्वास्थ्य का लाभ होता है। मोहनदास अपने आप में एक वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन वो अपने आप में बहुत विज्ञान के दीवाने थे और वैज्ञानिकों के बहुत बड़े प्रेमी थे। आज के 100 साल पहले 1920 में उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की नींव रखी। उसमें उन्होंने किसी बड़े उद्योगपति को या राजनेता को नहीं बुलाया, उसके उद्घाटन के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय को। उन्होंने जब मादाम मेरी क्यूरी की बेटी ने अपनी माँ की लिखी हुई जीवनी पढ़ी तो बिल्कुल अभिभूत हो गए और उन्होंने सरोजिनी नायडू से कहा कि इसकी सभी भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। यहाँ की बेटियों ने ये चरित्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत की कन्याओं में कल मेरी क्यूरी जन्म ले। उन दिनों जब वे सेवाग्राम आश्रम में थे, दुनिया के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट कैरल हुजेर भारत में आए थे। गांधी जी ने उन्हें नौतका देकर सेवाग्राम आश्रम में बुलाया और 2 सप्ताह हर रोज उनके भाषण आश्रम में रखे ताकि आश्रम के वासी और स्कूल के बच्चे सुन सके। विषय था अवकाश विज्ञान। गांधी जी ने उसके आगे जाकर कांग्रेस के महाअधिवेशन में कैरल हुजूर के 2 भाषण रखे, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश का सामान्य नागरिक यह जाने कि भाई विश्व की उत्पत्ति हुई कैसे, तारे नक्षत्र कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे नष्ट होते हैं। इस बात का एहसास, इस आधुनिक विज्ञान से रिश्ता नागरिक का जुड़े, ऐसा कहने वाले मोहनदास करमचंद गांधी थे। हाँ, इस मोहनदास गांधी को विज्ञान और वैज्ञानिकों से आपत्तियाँ जरूर थी और वो खुलेआम रखता भी था। इसलिए वो आगे जाकर विज्ञान का सबसे बड़ा क्रिटिक, अच्छा से समीक्षक बना। वो मानता था कि साइंस विदाउट मॉरलिटी इज़ वन ऑफ द 7 बिगेस्ट सोशल सिंस। सामाजिक महापापों में एक पाप यह है कि जिसमें इस विज्ञान में नैतिकता की जगह न हो। जब वैज्ञानिक अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी छोड़ देता है तो उसी से एटम बम और शस्त्रास्त्र की स्पर्धा पनपती है, ऐसा गांधी का कहना था। वो यह भी मानता था कि ज़्यादातर वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का उपयोग अमीरों की अमीरी में बढ़ोतरी करने के लिए करते हैं। इसलिए 1935 में उसने वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की नींव रखी, जिसके सचिव बनाए गए प्रख्यात अर्थशास्त्री जे.सी. कुमारप्पा। उसके कार्यकारी मंडल के सदस्य थे रविंद्रनाथ टैगोर, घनश्याम दास बिरला, और उसमें 3 महानतम भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय और सी.वी. रामन। इन वैज्ञानिकों को उन्होंने मैंडेट दिया था, कहा था कि यह संस्था गांव के गरीबों के लिए काम करेगी। गरीबों की गरीबी कैसी दूर हो, उनके लिए रोजगार के नए अवसर कैसे प्रदान किए जा सकते हैं, उनके काम के बोझ को कैसे हल्का कर सकते हैं, उनमें वेल्थ क्रिएशन कैसा किया जा सकता है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, इस काम के लिए उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। गत 85 सालों में गांव के गरीबों के लिए विज्ञान का जो कुछ भी काम हुआ है, उसकी नींव गांधी जी ने इस संस्था में जो काम शुरू किया उसमें है। तो हाँ, एक बात ज़रूर है कि गांधी ने टेक्नोलॉजी पर, मौजूदा टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़े प्रहार किए, क्योंकि वो मानते थे कि शैतान की टेक्नोलॉजी है, इससे नैतिकता को बढ़ावा नहीं मिलता। लेकिन वो अपने आप में एक अलग भाषण का विषय है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं कहता हूँ कि हमारे साथ आप भी हमारे युवा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी को हैप्पी बर्थडे कहें, और उसी के साथ उसने जो कहा है कि युवा बना रहे, वैज्ञानिक तरीके से सोचे, कोई भी बात किसी ग्रंथ में लिखी है, बाबा ने कही है, गुरु ने कही है, इसलिए उसे मत मानिए। खुद मोहनदास करमचंद गांधी की बात को भी बिल्कुल आंख मूंद कर स्वीकार न करें, क्योंकि वैज्ञानिक गांधी यही चाहता कि हर आदमी
अत्तदीप भव बने, अपनी तरह से खुद सोचे। नमस्कार।